सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय जोहार। स्वागत है आपका डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए हैं आपके लिए 30 का दम सीरीज, और 30 का दम सीरीज का ये वर्जन है 2.0। मैं आपसे जिस विषय में चर्चा कर रहा हूँ वो है हिंदी। अभी तक हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। आगे देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक कौन सा है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विकारी और अविकारी शब्द। इससे पहले हमने समास, लिंग, वचन, कारक, संधि जैसे विषयों पे हमने चर्चा की है। विकारी अविकारी शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि लगभग इससे 8 टॉपिक आपके जुड़े हुए हैं, और इन 8 टॉपिक से प्रीलिम्स में, व्यापम में, अगर आप देखें केवीएस, एनवीएस में, सीटेट में कभी न कभी सवाल बनता रहा है। ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्नों की इस श्रृंखला को। पहला प्रश्न बोल रहा है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न होता है, ऐसे शब्द कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहीं पे भी बोला जा रहा है, बात की जा रही है परिवर्तन की, किसकी बात की जा रही है? परिवर्तन की बात की जा रही है। तो परिवर्तन की जब बात की जा रही है तो परिवर्तन को ही हम कहते हैं विकार। परिवर्तन को ही हम कहते हैं विकार। और जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन किसके आधार पर? तो परिवर्तन होगा हमारा लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर। तो जब भी परिवर्तन हो रहा है मतलब वो कैसा शब्द है आपका? विकारी शब्द। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। अब अगर हम इस विकारी में उपसर्ग अ लगा दें तो ये बन गया आपका अविकारी। तो अविकारी मतलब जिसमें ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तो यहां पे समझने वाली बात है, जब हम विकारी की बात कर रहे हैं तो लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो अविकारी, अ मतलब होता है नहीं, जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। किसके कारण से? तो लिंग, वचन, कारक, पुरुष के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। ऐसी अगर स्थिति है तो हम इसे क्या बोलेंगे? अविकारी बोलेंगे। तो परिभाषा क्या कह रही है भाई? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न होता है, ऐसे शब्द कहलाते हैं। तो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है मतलब ये क्या हो गया आपका? विकारी। ये क्या हो गया आपका? विकारी। तो जो सवाल 1 है उसका विकल्प ए सही बैठेगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल कह रहा है, विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों ही शामिल हैं। इसलिए हम अगर विकल्पों की ओर जाते हैं तो पहला संज्ञा दिख रहा है, वो भी ठीक है। सर्वनाम दिख रहा है, वो भी ठीक है। क्रिया तथा विशेषण दिख रहा है, वो भी ठीक है। मतलब यहां पे विकल्प जो डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं सवाल क्रमांक 3 के तरफ। सवाल क्रमांक 3 क्या कह रहा है? सवाल क्रमांक 3 कह रहा है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं?
तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो जब किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, किसी पदार्थ के, किसी प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो तो जातिवाचक, और जब हम किसी गुण दोष की बात करते हैं तब वहां पे क्या होना चाहिए आपका, भाववाचक। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। अन्यथा अगर आप देखेंगे तो संज्ञा के हमको कितने भेद दिखते हैं, आपके 5 भेद दिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हिमालय शब्द में संज्ञा के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने एक बताया और आपसे चर्चा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात होगा तो वहां पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। और जहां पे संपूर्ण प्रजाति विशेष के, समुदाय विशेष की बात होगी वहां पे क्या होगा, आपका जाति की बात होगी। और जहां पे हम किसकी बात करते हैं, किसी भी प्रकार के गुण दोष की बात करते हैं, वहां पे क्या होगा, आपका भाववाचक होगा। तो सवाल 4 में हिमालय की बात की जा रहा है, और हिमालय जो है ये ध्यान रखिएगा पर्वत का नाम है, और पर्वत का नाम है लेकिन किसी एक का। तो जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी क्या हो गए, गलत हो गए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि शब्द में संज्ञा के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, अब जब हम कवि की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यवसाय या पदनाम की बात हो तो वहां पे हमेशा आपका क्या होगा, जातिवाचक। तो विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी क्या हो गया, गलत हो गया। सही क्या हुआ, आपका जातिवाचक। द्रव्य मतलब होता है आपका पदार्थ, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। सेना, गुच्छा की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका समूह हो जाएगा। इसलिए सवाल 5 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 6 की तरफ। सवाल 6 क्या कह रहा है, किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को किस संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपसे किसकी बात की थी, गुण दोष की बात की थी। तो गुण दोष क्या हो गया, आपका भाव हो गया। व्यक्ति और जाति हम पहले ही देख चुके हैं, तो ये दोनों इसमें सम्मिलित नहीं है, ना ही इसमें डी आएगा। इसलिए सवाल 6 का विकल्प कौन सा, तो विकल्प है आपका सी, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 7 की तरफ। हमारा सवाल 7 क्या कह रहा है, गुच्छा शब्द में संज्ञा कौन सा प्रकार दृष्टि होता है। तो संज्ञा का कौन सा प्रकार, तो भाई सीधी बात है, गुच्छा किसमें होता है, समूह में होता है। गुच्छा किसमें होता है, समूह में होता है। गुच्छा की कोई जाति नहीं होती, गुच्छा की कोई जाति नहीं होती। दूसरी बात यह हो गया कि गुच्छा कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसकी बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। इसलिए ना तो इसमें जातिवाचक होगा, ना इसमें भाववाचक होगा, ना इनमें से कोई नहीं। तो सही हो गया आपका समूहवाचक। तो सवाल 7 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 8 की तरफ। सवाल 8 क्या कह रहा है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो ये देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं प्रयोग के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के भेद हैं 6। कितने भेद हैं आपके, 6। कौन कौन से भेद हैं, तो यहां पे इन 6 भेद में सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो वो है आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के बाद प से पुरुष, प्र से प्रश्नवाचक, फिर हमारा निश्चयवाचक,
फिर है हमारा अनिश्चयवाचक, और फिर है आपका निजवाचक, और अंत में है हमारा संबंधवाचक। तो पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो हमारे पास अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। इन 6 प्रकार में अगर फिर से हम पुरुषवाचक में जाते हैं, और ये बार बार पूछा जाता है कि पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक हो गए 1 2 और 3 प्रकार के। पुरुषवाचक में यहां पे ध्यान रखना है कि वक्ता, श्रोता और अन्य। वक्ता, श्रोता और अन्य, हम 3 तरीके की बात करेंगे, वक्ता, श्रोता और अन्य। तो जब हम वक्ता की बात करते हैं तो वहां पे होता है उत्तम पुरुष। जब वक्ता की बात होगी तो क्या होगा वहां पे? उत्तम पुरुष। और जब आपके श्रोता की बात होगी तो वहां पर होगा मध्यम पुरुष। और जब हम बात करते हैं वक्ता, श्रोता से अन्य या भिन्न किसी व्यक्ति की, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अब हर व्यक्ति उत्तम जो होता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, उत्तम हर व्यक्ति अपने आप को बताना चाहता है, स्वयं को उत्तम बताना चाहता है। कोई किसी को निकृष्ट बताना चाहेगा क्या? अपने आप को निकृष्ट बताना चाहेगा क्या? तो जो उत्तम बताना चाह रहा है वो है मैं और हम, और जो मध्यम है वो है आपका तुम और आप, वह, वे। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अन्य की बात कर रहे हैं। इसलिए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। प्रश्न जहां पे किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए, किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए, क्यों, कैसे, अगर इस तरीके की बात हो रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक। जहां पे यह, ये, वह, वे, यही, ऐसा कुछ दिखे तो निश्चयवाचक। और यहां पे ध्यान रखना अनिश्चय। अनिश्चय में आपकी पहचान हो जाएगी कुछ, कोई। क्या पहचान हो जाएगी? कुछ, कोई। और आप ही, स्वयं ही, खुद ही, ऐसा, या आप ही आप ही आप। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप ही, स्वयं, खुद ही आप ऐसा दिख रहा है तो वहां पे निजवाचक। और जहां पे जो सो दिखे वहां पे क्या होगा? आपका संबंधवाचक होगा। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 9 की तरफ। सवाल क्रमांक 9 क्या बोल रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? अभी हमने बात की थी, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो सवाल 9 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल क्रमांक 10 की तरफ। सवाल क्रमांक 10 क्या कह रहा है? जो सो जिसे वही जिसकी उसकी में सर्वनाम के भेद की पहचान कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था निजवाचक में यह, वह, ये, वे, यही ऐसा दिख रहा है। अनिश्चयवाचक में हमने बात की कुछ, कोई, कुछ, कोई। और यहां पे जो निजवाचक है, क्षमा कीजिएगा, मैंने निजवाचक और निश्चयवाचक को मिक्स कर दिया था। तो ये जो निजवाचक है इसमें हमने देखा स्वयं ही, खुद ही आप, ठीक है। और निश्चय में ये, वे, यही, वही। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो क्या दिखेगा?
निश्चय। जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, वह तुम्हारा पेन है। तो यह मतलब क्या हो गया भैया, निश्चित तौर पे हम बोल रहे हैं कि ये जो किताब है ये मुझसे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बन गया, निश्चयवाचक, यहां पे आपका निजवाचक, यहां पे आपका अनिश्चयवाचक, और हमारे सवाल में जो पूछा है वो संबंधवाचक। तो विकल्प ए सही, बी, सी और डी क्या हो गए, गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 11 की तरफ। सवाल क्रमांक 11 क्या बोल रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में, कोई शब्द कौन से प्रकार का सर्वनाम है। हमने अभी चर्चा की थी, तो इससे हमको अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक। निश्चय की चर्चा कर चुके हैं, निज की भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये तीनों सम्मिलित नहीं है। सवाल 11 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न में से प्रेरणार्थक धातु वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो यहां पे ध्यान रखना है, रोना धोना, खा लेना, उठवाना, ये तीन विकल्प दिख रहे हैं हमारे पास। अगर हम खा लेना में जाते हैं तो खा लेना में भी हमारे पास दो धातु दिख रहा है, एक खा और एक लेना। रोना धोना में भी हमारे पास दो दिख रहा है, तो ये दोनों क्या बन गए, आपके यौगिक। ये दोनों क्या बन गए, आपके यौगिक बन गए। लेकिन हम जब किसी से कार्य तो वहां पर प्रेरणार्थक। तो सवाल 12 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सवाल 13 कह रहा है, कृष्णा ने बलराम को दूध दिया, वाक्य में क्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हम जब क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया में जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक और अकर्मक को समझते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक में ध्यान रखना है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो और जिसमें कर्म की प्रधानता। और सकर्मक की अगर हम पहचान की बात करें तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि जब आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, क्या, किसका, कौन, कहां, अगर इसका आपको उत्तर मिल रहा है तो ये क्या बनेगा, सकर्मक। और अगर उत्तर क्या, किसका, कौन, कहां का उत्तर अगर ना मिले, उत्तर ना मिले, तो क्या बनेगा आपका अकर्मक। तो ये ध्यान देना है कि कृष्णा ने बलराम को दूध दिया। अब सवाल क्या पूछना है, मैंने क्या बताया कि सकर्मक की पहचान क्या है। सकर्मक की पहचान ये है कि क्या, अगर प्रश्न कर रहे हैं तो भैया कृष्णा ने बलराम को क्या दिया, दूध दिया, इसका उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहली दुविधा तो समाप्त हो गई कि ये क्या है, सकर्मक है। ये क्या है आपका, सकर्मक है। लेकिन सकर्मक में एक है कि द्वि है, एक है कि द्वि है। तो ध्यान रखना, एक कर्मक है कि द्विकर्मक। तो जहां पे दो कर्म होंगे, जहां पे दो कर्म होंगे वहां पे आपको ध्यान रखना है क्या होगा, द्विकर्मक। क्या होगा आपका, द्विकर्मक। क्षमा कीजिएगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एक कर्म तो बलराम है और एक कर्म आपका दूध है। तो कितने कर्म हो गए भाई, द्विकर्म हो गए, इसलिए क्या बना, द्विकर्मक। तो ए गलत, सी गलत और डी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 14 की तरफ। सवाल क्रमांक 14 क्या कह रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं में क्रिया का कौन सा प्रकार है। अब यहां पे बिल्कुल प्रश्न कर लीजिए, पक्षी उड़ रहे हैं, कहां उड़ रहे हैं, पता लग रहा है क्या,
इस कहाँ का उत्तर मिल रहा है क्या? तो इस कहाँ का उत्तर हमको नहीं मिल रहा है। चूंकि हमको उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या बना भाई? अकर्मक। तो विकल्पों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। तो सकर्मक का प्रकार है द्विकर्मक, कहां मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या बन गया? अकर्मक। तो सवाल 14 का विकल्प सी सही है, ए बी डी क्या हो गए आपके? गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 15 की तरफ। सवाल क्रमांक 15 ये कह रहा है, वह खाना खाता है वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है, सहायक क्रिया क्या होता है? तो वह क्रिया जो वाक्य के अंत में लगकर वाक्य को संपूर्ण अर्थ प्रदान करे, वाक्य को संपूर्ण अर्थ प्रदान करे। तो मुख्य क्रिया के साथ लग रही है और वाक्य को क्या प्रदान कर रहा है? संपूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। और अगर संपूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है तो क्या बना? सहायक क्रिया। तो यहां पे देखते हैं कि खाना खाता है, खाना खाता है, खाता क्रिया है, लेकिन है क्या बन गया आपका? सहायक क्रिया। और विकल्पों की ओर बढ़ते हैं तो विकल्प ए है, विकल्प बी खाना, विकल्प सी खाता और विकल्प डी खाना। तो क्या हो गया भाई आपका? कर्म हो गया। वह क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया। और खाता क्या हो गया आपका? मुख्य क्रिया हो गई। तो है क्या बन गया आपका? सहायक क्रिया। तो सवाल 15 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 16 की तरफ। सवाल क्रमांक 16 क्या कह रहा है? वह पढ़ाई करके सो गया। बढ़िया सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कीजिए। क्या बोल रहा है? कि वह पढ़ाई करके सो गया। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वकालिक जब हम बोल रहे हैं तो पूर्वकालिक मतलब, पूर्व मतलब पहले, काल यानी समय। तो जो पहले या पूर्व के समय में घटित हो चुकी है। तो पहले काल या समय में या पूर्व के समय में घटित हो चुकी है, उसे हमने क्या बोला? पूर्वकालिक। अब ये देखो, यहां पे इस सवाल को अगर देखोगे तो क्या बोल रहा है? पढ़ाई करके सो गया। तो सोने से पहले कौन सी घटना घटी? पढ़ाई करने की घटना घटी। तो यहां पे पूर्वकालिक क्या हो गया? पढ़ाई करके। अब देखते हैं विकल्पों में कहां पे दिख रहा है। तो पढ़ाई करके सो गया, तो सो गया बाद में हो रहा है, पढ़ाई पहले हो रहा है, तो पहले हुआ तो पूर्वकालिक। इसलिए विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी क्या हो गए? गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बोल रहा है सवाल 17। सवाल 17 क्या बोल रहा है? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे किस नाम से जाना जाता है? भैया देखो, जहां कर्म की प्रधानता हो, सकर्मक, ज्ञान बोधक नाम की कोई क्रिया नहीं होती, तो विकल्पों की तरफ से जाओगे तो क्या बनेगा? नाम बोधक। लेकिन अब ये ध्यान रखना है, नाम बोधक कैसे याद रखें? तो ध्यान रखो, पहली बात, नाम अगर आप परिभाषा से ही जाएंगे ना तो नाम मतलब होगा संज्ञा। ठीक है? तो जहां पे नाम बोधक दिख रहा है मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? संज्ञा की। और संज्ञा के साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं? विशेषण की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? विशेषण की बात हो रही है। तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हमने क्या बोला? नाम बोधक। तो बी, सी और डी क्या हो गए? गलत हो गए। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 18 की तरफ। सवाल 18 क्या कह रहा है? विशेषण के भेद में क्या क्या शामिल हैं? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक,
सार्वनामिक, तो ये ध्यान रखिएगा ये चारों के चारों शामिल हैं किसमें, आपके विशेषण के भेद में, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 19 की तरफ। सवाल 19 क्या कह रहा है, तिगुना शब्द में विशेषण के प्रकार की पहचान कीजिए। ये सवाल है आपका, यहां पे ध्यान रखिए, तिगुना में ध्यान रखना है। तिगुना क्या है आपका, संख्या है। तिगुना क्या है आपका, संख्या है। और तीन किससे बना है, तीन, तीन भी क्या है आपका, संख्या है, तो क्या बना, संख्या वाचक। जब गुण दोष की बात हो तो गुणवाचक, और जब सर्वनाम की तरह आपका प्रयोग हो तो वो क्या बन जाएगा, आपका सार्वनामिक। क्या बन जाएगा, आपका सार्वनामिक। तो सवाल 19 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 20 की तरफ। तो सवाल 20 की तरफ अगर हम जाएं तो यहां पे बोल रहा है, तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार बताइए। विशेषण के प्रकार बताइए। तो पहला विकल्प बोल रहा है मूलावस्था, दूसरा बोल रहा है उत्तरावस्था, तीसरा बोल रहा है उत्तमा अवस्था। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हम तुलना के आधार पर तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार की बात करें तो यहां पे इसके तीन प्रकार हैं। एक है मूलावस्था, एक है आपका उत्तरावस्था, और एक है आपका उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपका उत्तमावस्था। तो जब स्वयं की या किसी एक वस्तु या विषय के गुणों की बात हो तो वहां पे क्या बन जाएगा, आपका मूलावस्था बन जाएगा। जब हम दो के बीच तुलना करते हैं, यानी दो व्यक्ति वस्तु के गुणों के बीच तुलना हो तो वो क्या बन जाएगा, उत्तरा। और जब हम बात करते हैं कि सभी में श्रेष्ठ हो, बहुत सारे हैं, अगर बहुत सारों में हम किसी को बता रहे हैं कि वो सर्वोत्तम है तो क्या बनेगा, उत्तमावस्था। तो जो सवाल 20 है उसके अगर देखें तो ये तीनों ही शामिल हैं और ये तीनों दिख रही हैं विकल्प डी में, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल क्रमांक 21 की तरफ। सवाल क्रमांक 21 क्या बोल रहा है, अव्यय के भेद में क्या क्या शामिल हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अव्यय के भेद में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ये चारों के चारों शामिल हैं। ठीक है, जो क्रिया का विशेषता बता रहा है उसे क्रिया विशेषण, यहां पे ध्यान रखना है वाक्यों के साथ संबंध जोड़ा है तो संबंध बोधक, और जब हमें आश्चर्य, शोक, हर्ष, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि का भाव अगर दिखे तो वो क्या बन गया, विस्मयादि बोधक। समुच्चय, तो यहां पे ध्यान रखना है, समुच्चय मतलब हम संग्रह की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे कितने हुए, तो ये ध्यान रखिएगा अव्यय के हमारे पास कुल भेद हैं 4। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा विस्मयादि और चौथा है आपका समुच्चय बोधक। तो सवाल 21 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 22 के तरफ। सवाल 22 क्या कह रहा है, तो सवाल 22 ये कह रहा है अभी अब परसों शब्द में क्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। ध्यान रखिए, जब हम अभी की बात कर रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं,
परसों की बात कर रहे हैं तो ये बात हो रही है समय की, और समय अर्थात क्या हो गया आपका काल। तो समय अर्थात अगर काल हो गया तो क्या बना आपका कालवाचक। तो विकल्प ए 22 सवाल का जो विकल्प ए है वो सही होगा। स्थान मतलब इधर उधर या दिशा की बात हो। परिमाण मात्रा मतलब बहुत कम ज्यादा थोड़ा बहुत ऐसी अगर बात हो रही है तो परिमाण की बात हो रही है। और यहाँ पे कार्य करने का तरीका किस तरीके से हो रहा है, शीघ्रता से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से हो रहा है, ऐसा होगा तो क्या होगा रीतिवाचक। लेकिन हमारा सवाल क्या पूछ रहा है कि इन शब्दों में क्रिया विशेषण के प्रकार की पहचान कीजिए। तो विकल्प ए सही हो गया, बी सी और डी क्या हो गए गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 23 के तरफ। सवाल 23 क्या बोल रहा है, आह शब्द में किस प्रकार का अव्यय है। अभी हमने चर्चा की थी कुछ देर पहले और बात की थी किसकी, हमने विस्मयादि बोधक की। जब किसी शोक, हर्ष, घृणा, दुख, आश्चर्य का भाव, ठीक है, फिर से जब शोक, घृणा, दुख, आश्चर्य का भाव हो तो वहां पे क्या होता है विस्मयादि। और जब हम शब्द आह की बात कर रहे हैं तो ये जो आह शब्द है ये आपका दिखाता है दुख को, शोक को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, शोक को दिखा रहा है। और शोक की बात हम करें तो ये क्या बना विस्मयादि बोधक। क्या बना आपका विस्मयादि बोधक। तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक ये दोनों नहीं होंगे। सही क्या हो गया विकल्प सी। अब बढ़ते हैं अपन सवाल क्रमांक 24 की तरफ। सवाल क्रमांक 24 क्या बोल रहा है, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता वाक्य में किस प्रकार का अव्यय है। तो ध्यान रखिएगा इसमें अव्यय है आपका संबंध बोधक। कौन सा अव्यय है आपका संबंध बोधक। यहां पे विरुद्ध जो है वो जोड़ रहा है इसलिए बना संबंध, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं है तो विकल्प सी भी नहीं, विकल्प डी भी नहीं, विकल्प ए क्या हो गया आपका सही हो गया। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 25 की तरफ। सवाल 25 क्या कह रहा है, वह सहायक शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये परिभाषा है और मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा जो श्रव्य भावार्थ प्रकार प्रदान करे उसे हम कहते हैं निपात, उसे हम कहते हैं निपात। और निपात भी में भी अगर आप देखें तो लिंग वचन कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये किसमें शामिल है तो ध्यान रखिएगा ये भी अव्यय में शामिल है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा वह सहायक शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। विस्मयादि बोधक हम देख चुके हैं, क्रिया विशेषण भी हम देख चुके हैं, तो विकल्प बी सही है। इसलिए सवाल 25 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 26 की तरफ। सवाल 26 क्या कह रहा है, तो ही तक शब्दों में निपात का कौन सा भेद है। तो ध्यान रखिएगा जब आप तक बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं या आप तो बोल रहे हैं तो तक से बन गया सीमा। क्या बन गया सीमा। और तो और ही की बात करें तो यहां पे हम बलदायक की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा ही किया गया है। हम क्या बोल रहे हैं, उसके द्वारा ही किया गया है। ही कहा शब्द मतलब हम क्या दे रहे हैं, शब्दों में बल प्रदान कर रहे हैं। और अगर शब्दों में बल प्रदान कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है क्या बनेगा आपका विकल्प ए। अगर मत का प्रयोग होता नहीं होता तो क्या बन गया था निषेधात्मक। जी हां हां ऐसा होता तो स्वीकृति बोधक। तो बी और सी और डी ये तीनों नहीं है। सवाल 26 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 27 की तरफ। हमारा सवाल 27 क्या कह रहा है, सवाल 27 कह रहा है जब समान पदों वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ा जाता है तब ऐसी स्थिति में समुच्चय बोधक। तो समुच्चय मतलब यहां पे देखना है जोड़ने वाला। समुच्चय में अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ने वाला। तो जब समान पदों को जोड़ा जाए, जब
समान पदों को जोड़ा जाए। तो जब समान पदों को जोड़ा जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? समानाधिकरण। तो वाक्य और वाक्य, उपवाक्य उपवाक्य, अगर ऐसा दिख रहा है तो आपका क्या बनेगा? समानाधिकरण। और जब अलग अलग हो तो व्यधिकरण। तो बी सी डी गलत हो गए, विकल्प ए क्या हो गया? आपका सही हो गया। अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल 28, वह अत्यंत दुबला पतला है, वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार की पहचान कीजिए। ध्यान रखिएगा, हम बात करें तो ये जो अत्यंत दिख रहा है ये कैसा है? आपका परिमाण। ये बता रहा है कि न्यूनता है, कमी है। और मैंने अभी आपसे बताया था, कभी भी हम न्यूनता अधिकता की अगर बात करते हैं और न्यूनता अधिकता की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? परिमाण। क्या हुआ? परिमाण। तो अत्यंत दुबला पतला है, तो अगर सवाल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो विकल्प ए सही बैठ रहा है। वह आपका कर्ता है आपका सहायक क्रिया है। ये दोनों वैसे ही नहीं है और ये आपका विकल्प डी भी सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 29 की तरफ। सवाल 29 क्या कह रहा है? सवाल 29 कह रहा है, वह रात भर सोता रहा। क्या बोल रहा है? रात भर सोता रहा। तो अभी हमने देखा जो संबंध बताए, जो क्या बताए? संबंध बताए, वहां पे आपका क्या बन जाएगा? संबंध बोधक। तो ये देख लीजिए, वह क्या है? कर्ता। रात क्या हो गया आपका? कर्म। सोता क्या हो गया? क्रिया। क्या हो गया आपका? क्रिया। तो भर क्या बना आपका? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तो सवाल 29 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल, अंतिम सवाल, सवाल 30 की तरफ। सवाल 30 क्या कह रहा है? वह तेजी से भाग रहा था। वह तेजी से भाग रहा था, वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए। अब ये देखो थोड़ा सा, शनैः शनैः, धीरे धीरे, तेजी से, धीमे धीमे अगर दिख रहा है तो ये ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं रीति की। तो हम ऐसी क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं जो क्रिया के होने की गति की बात कर रहा है। तो यहां पे आ गया आपका तेजी, वह कर्ता हो गया, और ये आपका कारक है, तो ये भी आपका शामिल नहीं, ये भी शामिल नहीं, ये भी शामिल नहीं। विकल्प क्या हो गया?